पश्चिम एशिया में जारी युद्ध ने सिर्फ ईरान, सऊदी अरब और अमेरिका के रिश्तों को ही नहीं बदला, बल्कि पूरे क्षेत्र के सुरक्षा ढांचे और पुराने रणनीतिक गठबंधनों की असली ताकत भी दुनिया के सामने ला दी है। पिछले साल सितंबर में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच जिस रक्षा सहयोग समझौते को इस्लामिक दुनिया में एक बड़े रणनीतिक कदम के रूप में पेश किया गया था, आज वही समझौता सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में है। उस समय माना जा रहा था कि अगर भविष्य में सऊदी अरब की सुरक्षा पर कोई खतरा आता है तो पाकिस्तान उसके साथ मजबूती से खड़ा होगा। पाकिस्तान की सेना को लंबे समय से मुस्लिम दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे अनुभवी सेनाओं में गिना जाता है और यही वजह है कि इस समझौते को सऊदी अरब की सुरक्षा रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया था। लेकिन पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू होने के बाद हालात पूरी तरह बदल गए। ईरान और उसके समर्थित समूहों की ओर से सऊदी हितों को निशाना बनाए जाने की घटनाओं के बावजूद पाकिस्तान ने अपेक्षित सैन्य प्रतिक्रिया नहीं दी और इस्लामाबाद ने केवल बयान जारी कर तनाव कम करने की अपील की, लेकिन किसी भी तरह की प्रत्यक्ष सैन्य कार्रवाई, संयुक्त ऑपरेशन या रक्षा सहयोग की घोषणा नहीं की। इससे सवाल उठने लगा कि आखिर जिस रक्षा समझौते को इतना मजबूत बताया जा रहा था, संकट की घड़ी में उसका असर जमीन पर क्यों दिखाई नहीं दिया। दरअसल पाकिस्तान की सबसे बड़ी मजबूरी उसकी अपनी भू राजनीतिक स्थिति है। एक तरफ सऊदी अरब पाकिस्तान का पुराना आर्थिक साझेदार है, जिसने कई बार आर्थिक संकट के दौरान उसे वित्तीय सहायता, तेल सुविधा और निवेश उपलब्ध कराया। वहीं दूसरी ओर ईरान पाकिस्तान का पड़ोसी देश है और जिसके साथ लगभग 900 किलोमीटर लंबी सीमा साझा होती है। दोनों देशों के बीच सीमा सुरक्षा, आतंकवाद, तस्करी और बलूचिस्तान से जुड़े कई संवेदनशील मुद्दे हैं। पाकिस्तान अच्छी तरह जानता है कि अगर वो खुलकर सऊदी अरब के पक्ष में सैन्य भूमिका निभाता है तो ईरान के साथ उसके संबंध गंभीर रूप से प्रभावित हो सकते हैं। बलूचिस्तान भी पाकिस्तान की बड़ी चिंता बना हुआ है। पाकिस्तान का मानना है कि अगर ईरान के साथ रिश्ते और खराब हुए तो सीमा पर सुरक्षा चुनौतियां और बढ़ जाएंगी। पहले से ही बलूचिस्तान में अलगाववाद गतिविधियां पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है और ऐसे में इस्लामाबाद किसी नए मोर्चे पर तनाव मोल लेने की स्थिति में नहीं है और यही कारण है कि उसने संतुलन बनाने की कोशिश की, दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थ जैसी भूमिका निभाने की प्रयास किया और इस पूरे घटनाक्रम ने उस तथाकथित इस्लामिक नाटो की अवधारणा पर भी कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पिछले कुछ सालों से मुस्लिम देशों के बीच सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था की चर्चा होती रही है, जिसमें पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और कुछ अन्य देशों की भूमिका को लेकर कई तरह के दावे किए जाते रहे। लेकिन जब वास्तविक संकट सामने आया तो कोई भी साझा सैन्य प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली और इससे साफ संकेत मिला कि क्षेत्रीय राजनीति में हर देश अपने राष्ट्रीय हितों को सामूहिक प्रतिबद्धताओं से ऊपर रख रहा है। इसी बीच भारत ने एक बार फिर संतुलित और व्यापारिक कूटनीति का परिचय दिया। भारत ने ना तो किसी पक्ष का खुलकर समर्थन किया, ना किसी सैन्य विवाद में खुद को शामिल किया और इसकी बजाय नई दिल्ली ने अपने सभी प्रमुख साझेदार देशों के साथ संवाद बनाए रखा और यही वजह है कि युद्ध के बीच भी भारत और सऊदी अरब के रिश्ते लगातार मजबूत होते दिखाई दे रहे हैं। ऊर्जा सुरक्षा इस रिश्ते का सबसे बड़ा आधार है। भारत अपनी कुल ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है और उसमें सऊदी अरब की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत ने अपनी ऊर्जा स्रोतों को सुरक्षित बनाए रखने के लिए सऊदी अरब के साथ कोऑर्डिनेशन और भी ज्यादा तेज कर दिया। विशेषज्ञों का मानना है कि मई और जून की तुलना में जुलाई के दौरान भारत द्वारा सऊदी अरब से कच्चे तेल का आयात बढ़ सकता है और ये केवल व्यापारिक फैसला नहीं बल्कि ऊर्जा सुरक्षा की व्यापक रणनीति का भी हिस्सा माना जा रहा है। इन बदलते हालातों के बीच भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की रियायत यात्रा को विशेष महत्व दिया जा रहा है। डोभाल ने सऊदी विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान से मुलाकात कर क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद रोधी सहयोग, समुद्री सुरक्षा, ऊर्जा आपूर्ति, निवेश और पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति पर विस्तार से चर्चा की और ये बैठक ऐसे समय में हुई है जब पूरे क्षेत्र में अनिश्चितता बनी हुई है, अनिश्चितता का माहौल है और लगभग सारे देश अपनी सुरक्षा रणनीति की समीक्षा कर रहे हैं और भारत और सऊदी अरब के संबंध अब केवल तेल आयात तक सीमित नहीं रह गए हैं। पिछले कुछ सालों में दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग, संयुक्त सैन्य अभ्यास, खुफिया सूचना आदान प्रदान, साइबर सुरक्षा, आतंकवाद के खिलाफ सहयोग, रक्षा उद्योग, निवेश, ग्रीन एनर्जी, डिजिटल टेक्नोलॉजी और बुनियादी ढांचे जैसे कई क्षेत्रों में साझेदारी लगातार मजबूत हुई है। दोनों देश भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारे यानी कि IMEC जैसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर भी साथ काम कर रहे हैं, जिसे भविष्य के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक गलियारों में से एक माना जाता रहा।
भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी संतुलित विदेश नीति रही है। नई दिल्ली के अच्छे संबंध सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, इजराइल और अमेरिका सभी के साथ बने हुए हैं और यही कारण है कि भारत आज पश्चिम एशिया में एक भरोसेमंद और संतुलित साझेदार के रूप में देखा जाता है और यहाँ कई देश क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा में किसी एक पक्ष के साथ खड़े दिखाई देते हैं और वहीं भारत ने संवाद, सहयोग और रणनीतिक संतुलन की नीति अपनाई है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की स्थिति लगातार कठिन होती जा रही है। आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता, बढ़ते सुरक्षा खतरे, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हिंसा और सीमित आर्थिक संसाधनों के कारण उसके लिए किसी बड़े क्षेत्रीय सैन्य अभियान में शामिल होना आसान नहीं रहा और यही वजह है कि वो रक्षा समझौतों के बावजूद व्यापारिक स्तर पर सक्रिय भूमिका निभाने से बचता रहा। और इस पूरे घटनाक्रम ने भी ये स्पष्ट कर दिया है कि आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किसी समझौते की वास्तविक ताकत उसके दस्तावेजों से नहीं बल्कि संकट के समय में निभाई गई प्रतिबद्धताओं से तय होती है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के रक्षा समझौते की सबसे बड़ी परीक्षा युद्ध के दौरान हुई, लेकिन पाकिस्तान अपेक्षित भूमिका निभाता नहीं दिखा। भारत बिना किसी सैन्य गठबंधन का हिस्सा बने कूटनीतिक ऊर्जा, सहयोग और रणनीतिक संवाद के माध्यम से अपनी स्थिति लगातार मजबूत करता दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में अगर पश्चिम एशिया का तनाव और बढ़ता है तो भारत सऊदी संबंध केवल ऊर्जा सहयोग तक सीमित नहीं रहेंगे बल्कि क्षेत्रीय सुरक्षा, समुद्री मार्ग की सुरक्षा, आतंकवाद रोधी रणनीति और आर्थिक साझेदारी के लिहाज से भी दोनों देशों की भूमिका पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। और यही कारण है कि बदलते वैश्विक शक्ति संतुलन के बीच भारत और सऊदी अरब की बढ़ती नजदीकियों को पूरे क्षेत्र की नई रणनीतिक दिशा के रूप में देखा जा रहा है।